हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम मारूक और वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। और आज जो हमारा सेशन है दैट इज एक रिवीजन सेशन है। मॉडर्न इंडिया तो रणधीर सर ने आप सबको पढ़ा दिया है। मैं लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न इंडिया फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम कुछ स्टोरी को भी रिवाइज करेंगे इसमें, इन एमसीक्यूज के साथ साथ जो स्टोरी आती जाएगी उसको भी रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? ओके, पहला जो आपकी स्क्रीन पर आपको पहला सवाल जो दिख रहा है वो है सिराजुद्दौला was defeated by Lord Clive in the Battle of। सिराजुद्दौला कौन थे? सिराजुद्दौला दोस्तों, सिराजुद्दौला दोस्तों, जस्ट अ मिनट। ओके, सिराजुद्दौला दोस्तों थे नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है जी, ये नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। बंगाल ना बड़ा प्रोमिनेंट टाइम स्टेट थी एक टाइम पर। आई मीन जब ब्रिटिशर्स ने एंटर किया इंडिया को तो बंगाल तो एक सोना था वहां पर। ठीक है, मतलब रियल गोल्ड जिसे कहते हैं। और बंगाल तो एक ड्रीम था ब्रिटिशर्स का, उसको एनेक्स करना, उसे कॉन्कर करना। और ये लड़ाई स्टार्ट हुई, अगर कह सकते हो कि ब्रिटिश एम्पायर की नींव किस राज्य में रखी गई, वो था बंगाल। और बंगाल अपनी न्यूज में अभी भी बना हुआ है। जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, कोलकाता रेप इंसिडेंट जो अभी रिसेंटली हुआ है, वो भी बंगाल में ही हुआ है। बहुत शर्मनाक और बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है। सो सिराजुद्दौला, लेट्स गेट बैक टू द नॉट इन दैट डिटेल्स। सो लेट्स गेट बैक टू आवर एमसीक्यू सेशन। जो सिराजुद्दौला है दोस्तों, वो नवाब थे बंगाल के। ठीक है, ये बात है रॉबर्ट क्लाइव की, जिसे लॉर्ड क्लाइव भी कहा जाता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जर्नल थे। सो इन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी में इन्हें हरा दिया गया था। क्या डेट थी जिसपे बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई है? 1757। और अगर आपको याद होगा, इंडियन रिवोल्ट, द फर्स्ट इंडियन रिवोल्ट जो 1857 का था, वो इसी के कह सकते हैं कि इसी की मतलब ये जो इवेंट था, इसी के मिक्स में उन्होंने इसी का रिवेंज लेने की कोशिश की थी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। सो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया बैटल ऑफ प्लासी में, जो लड़ी गई थी 1757 अपने। और ये हराया कैसे था? कोई ऐसे थोड़ी कि वॉर में, क्योंकि सिराजुद्दौला एक बड़ा एफिशिएंट नवाब था। इसे हराया गया था ट्रीचरस मीन से, धोखेबाजी से। इसी का अपना एक कमांडर, नवाब का अपना एक कमांडर जिसका नाम था मीर जाफर, उसको लॉलीपॉप दे दिया गया कि इसको हरा देंगे और तुझे हम गद्दी पर बिठा देंगे। ब्रिटिशर्स ने काफी टाइम लगाया था इंडिया की मेंटालिटी को समझने में। और उन्होंने काफी ऑब्जर्व कर इंडिया की, जो कह सकते हैं ना, कि उन्होंने ये देख लिया था कि इंडिया अपने में ही बहुत टूटा हुआ एक राज्य है। एक तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हो रहा था दिल्ली में। औरंगजेब के बाद कोई ऐसा मुगल रूलर ही नहीं था जो पूरे इंडिया को कंसोलिडेट कर पाए। और ये ब्रिटिशर्स के लिए कह सकते हो कि एक सुनहरा मौका था यहाँ पे कॉन्कर करना। ठीक है जी, सो क्वेश्चन पर ही रहते हुए हम इसको आंसर देते हैं कि जो सिराजुद्दौला था, जो नवाब था बंगाल का, उसे हरा दिया गया बाय रॉबर्ट क्लाइव, जो एक जर्नल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इन द बैटल ऑफ प्लासी, जो लड़ी गई है 1757 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया? सो ये मैंने जैसे कहा कि जो बैटल ऑफ प्लासी है ना, इसे कंसिडर हिस्ट्री में किया जाता है ईंट या ब्रिक जो रखी गई एज द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसी ने स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के अरमानों को कि वो इंडिया को रूल कर पाए अगले 200 साल तक। राइट, सो ये जो लड़ाई थी, ये बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुई थी। 1757 इसका था टाइम। और ये लड़ी गई थी दोस्तों दो पार्टीज के बीच में। एक तो हमारे थे नवाब ऑफ बंगाल, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, जिन्हें हराया गया धोखेबाजी से। उन्हीं का आर्मी कमांडर मीर जाफर ने हाथ मिलाया था ब्रिटिशर से, और सिराजुद्दौला जिस नवाब को हरा दिया गया। और जो जर्नल था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को एक्चुअली फाउंडर कह सकते हैं कि उसने नींव रखी ब्रिटिश, इतने एक्सपेंडेड ब्रिटिश एम्पायर की भारत में। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? किसको आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे इस चीज का? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है जी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, हु इज इन्वॉल्व्ड इन डिफीटिंग सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, which one of the following was the last governor of Bengal जिसे अपॉइंट किया गया बाय द मुगल एम्परर? क्वेश्चन समझो, मुगल एम्परर, जैसा कि मैंने कहा कि औरंगजेब जो मुगल एम्परर थे, शाहजहां के बेटे, उसके बाद ना जो कह सकते हैं कि शाहजहां ने एक तो जो ताजमहल बनाने में जितना मुगल्स का पैसा इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो ये ब्रिटिश एनेक्सेशन स्टार्ट हो गई, और औरंगजेब भी काफी एक सॉर्ट ऑफ मतलब औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए मुगल के, वो वीक ही आए, कोई कंसोलिडेट नहीं कर पाया अपने प्रेडिसेसर्स की तरह इंडिया को। सो कौन था लास्ट गवर्नर बंगाल का जिसे अपॉइंट किया गया था बाय द मुगल एम्परर? सो द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जिसे अपॉइंट करते हैं मुगल एम्परर, वो थे हमारे मुर्शिद कुली खान। ये ऐसे भी हैं, मुर्शिद कुली खान, ही वॉज द लास्ट गवर्नर बंगाल के जिसे अपॉइंट किया जाता है बाय द मुगल एम्परर। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद क्योंकि दिल्ली की जो सीट थी मुगल्स की वो वीक होती गई, और उसके बाद बंगाल में खुद ही नवाब अपने आप को अपॉइंट कर देते थे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बंगाल एक बहुत प्रोमिनेंट स्टेट निकलकर सामने आया था उस टाइम पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, बात होती है वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? दोस्तों, पहली फैक्ट्री ब्रिटिश इंडिया ने कहां पर इस्टेब्लिश की, कहां पर लगाई? इसको आंसर देने से पहले हम क्वेश्चन स्टोरी, छोटी सी कहानी सुनते हैं। आपको पता है या पता होगा, इसके बाद 1599 पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है, इंडिया में ट्रेड करना ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया 1600 में, ठीक है। अच्छा, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों इंडिया में एक टेम्पररी माने जो परमानेंट नहीं होती है ना, जिसका स्टे ज्यादा नहीं होता, टेम्पररी प्रोविजन, टेम्पररी फैक्ट्री बनाई मुसालीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। इन्होंने फैक्ट्री को लगाया, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, मुसालीपट्टनम में टेम्पररी फैक्ट्री लगाई 1608 में। ये परमिशन किसने दी इनको? सो एक्चुअली क्या हुआ, एक इन्हीं के जर्नल थे, विलियम हॉकिंग कर आए, वो जहांगीर जो मुगल एम्परर उस टाइम पे थे, 1608 की बात हो रही है, मुगल एम्परर जहांगीर जो थे उनके दरबार में पेश हो जाते हैं। जैसा कि इतिहास इस चीज को उसने दर्शाया है कि जो जहांगीर था वो बहुत बड़ा शराबी था, ठीक है, बहुत बड़ा बेवड़ा था। उसे जब अंग्रेज को आते हुए देखा तो उसको तो अपने ही थे कि हाय अंग्रेज है, अंग्रेजी लाएगा, तो वो उसी लारे लप्पों में रहा। और क्योंकि वो इतना बड़ा अल्कोहलिक था, उसने विलियम हॉकिंग को बोला यार तू कहाँ वापस जाएगा, तू इंडिया ही रह जा। मुगल थे, रिच मतलब कल्चर के मालिक, क्या नहीं था उनके पास, तो उसने बोला कि तू छोड़ यार, तू बस मेरी नीड ये जो वाली है ना, ये अंग्रेजी और विलायती वाली, ये पूरी करता चल और इंडिया में ही बस जा। और वो पैसे देना भी शुरू कर दिए उन्होंने जहांगीर ही था जिसने पहली फरमान या परमिशन दी थी अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की। तो 1608 में विलियम हॉकिंग को परमिशन मिल जाती है एम्परर जहांगीर से, जो एक शराबी थे, उनसे मिल जाती है, और ये लगा लेते हैं फैक्ट्री मुसालीपट्टनम आपके आंध्र प्रदेश पे। हिस्टोरियंस का बिलीव है कि जो अंग्रेज जब पहले आए और इन्होंने जब ये चीजें परमिशंस लेना शुरू किया, तो ये उस टाइम पर इनका कोई दिमाग नहीं था इंडिया को रूल करने का 200 साल, ये शायद इनकी नियत थी नहीं। जब ये आए और इन्होंने मतलब नजदीक से इंडिया के हालात देखे कि कैसे एम्पायर एक वीक हो रहा और कितनी एम्पायर्स में पूरा इंडिया बटा हुआ है, उसके बाद इनके अरमान जाग गए कि अरे इसको तो हम रूल करेंगे। और ये सोने की चिड़िया थी, भारत तो सोने की चिड़िया थी जिसे लूटा गया था बाय द ब्रिटिशर्स। सो 1608 की समझ आ गई कहानी। फिर कहानी स्टार्ट होती है बच्चों 1613 में, परमानेंट फैक्ट्री लगाता है ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर फैक्ट्री लगाता है परमानेंट, जिसकी परमिशन लेते हैं थॉमस रॉय, परमिशन लेते हैं फैक्ट्री लगाने की फ्रॉम द मुगल्स। इवन 1613 में ब्रिटिशर्स परमानेंट फैक्ट्री लगाता है इंडिया में, इन कहां पे? सूरत में, 1613 में। तो सूरत में दोस्तों आपकी परमानेंट फैक्ट्री लगती है सूरत में 1613 में। और अगर बात आती है, एग्जामिनर पूछता है कि टेम्पररी फैक्ट्री कहां लगी, तो वो आपकी आंध्र प्रदेश में लगती है 1608 में।
क्लियर है? आगे बढ़ू, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर, कौन सा युद्ध है जिसने कंसोलिडेशन ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया शुरू की? इस सवाल का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा युद्ध है जिसने आगाज किया, शुरुआत की ब्रिटिश के अरमानों की कि वो इंडिया पे अब वो सुप्रीम है, कंसोलिडेट कर सकेगा इंडिया को और इंडिया पर रूल कर सकेगा। तो कौन सी वॉर थी जिसने इस चीज को, जिसने इस अरमानों को जगाया था? वो थी हमारी बैटल ऑफ प्लासी। क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी में? स्टोरी पढ़ते हैं, फिर से स्टोरी उस चीज को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, मतलब बैटल ऑफ प्लासी से एक ट्रेजेडी होती है जिसका नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब दोस्तों ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? तो जो नवाब थे ना बंगाल के सिराजुद्दौला, उन्होंने, वो बड़े मतलब एक काफी स्ट्रॉन्ग रूलर था, नवाब था बंगाल का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा ना कि अंग्रेजों के बड़े ये उछल रहे हैं, उन्होंने ना एक पूरी जो कैरावन थी अंग्रेजों की, उन्होंने पनिशमेंट देने के लिए अंग्रेजों को, क्योंकि वो इन्फ्रिंज कर रहे थे कुछ राइट्स को, तो उनको पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने एक छोटे से कमरे में, वो आपने ओल्ड राजेंद्र नगर जब वो इंसिडेंट हुआ था बेसमेंट वाला, वो कमरे देखे थे न्यूज चैनल में, एग्जैक्टली उतना ही कमरा आप निकालो, इतना छोटू सा कमरा, वो गली जितना कमरा, उसमें उसने 200 लोग मतलब बंद कर दिए। कोई उसका था नहीं कि ये ट्रेजेडी इतनी कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगी, सो उसे बंद कर दिया पनिशमेंट देने के लिए अंग्रेजों को। वो सफोकेशन की वजह से, कोई आउटलेट नहीं था क्योंकि वहां पे, तो सफोकेशन की वजह से क्या हुआ कि वो मतलब वो सफोकेशन की वजह से ही काफी लोग मर गए। उसी का रिवेंज लेने के लिए आता है रॉबर्ट क्लाइव पिक्चर में। रॉबर्ट क्लाइव आ गया पिक्चर में, ईस्ट इंडिया कंपनी का था ये। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मैं बदला लूंगा और ऐसी की तैसी करूंगा इस सिराजुद्दौला नवाब बंगाल की। अब वो ऐसे की तैसी कर तो नहीं सकता था नवाब, नवाब बड़ा स्ट्रांग था नवाब की, तो अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजों के मेथड से ही, अपने नीच मेथड से ही मदद ली, एक ट्रीचरस गेम खेली, ट्रीचरी से, धोखेबाजी से। उन्होंने सिराजुद्दौला का जो आर्मी कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है जो दोस्तों, मीर जाफर उसका आर्मी कमांडर था सिराजुद्दौला का, उसको एक लॉलीपॉप दिया और बोला इस सिराजुद्दौला को हम हटाएंगे और तुझे नवाब बंगाल बना देंगे, तो हमारी मदद कर इसको हराने के लिए। सो दैट वाज अ धोखेबाजी से सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया गया था विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर, ठीक है। सो ये कहना गलत नहीं होगा इतिहास के अकॉर्डिंगली कि बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, इसी ने नींव रखी, इसी ने बुनियाद रखी ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में। सो राइट आंसर टू दिस इज बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1757। ठीक है जी, आगे बढ़ो, आ जाओ नेक्स्ट। ये पूछ रहा है कि कौन रूलर था दिल्ली का एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी क्लियर हो गई दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सर क्या है? अब बैटल ऑफ बक्सर 3 एम्पायर एम्प्रेस के बीच में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स खेली गई। सो क्या हुआ, जब बैटल ऑफ प्लासी हो गई और सिराजुद्दौला को ट्रीचरस धोखेबाजी से हरा दिया गया, मीर जाफर को बिठा दिया गया। मीर जाफर ने कहा कि भाई मीर कासिम नवाब बंगाल बनेगा, ठीक है। मीर जाफर ने कहा कि मीर कासिम नवाब बनेगा बंगाल का। ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद की कहानी है। कासिम काफी शाना था। कासिम ने कहा कि मुझे ना ये इंटरफेरेंस अंग्रेजों की कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, मैं नवाब हूं, मैं नवाबों की तरह रहूंगा, मुझे क्यों कोई कठपुतली की तरह सिखाएगा। तो कासिम ने क्या किया कि कासिम ने मदद ली, एक तो मुगल एम्परर शाह आलम की, ठीक है, शाह आलम 2 थे वो, मुगल एम्परर शाह आलम की। दूसरा उसने मदद ली अवध के नवाब जिसका नाम था शुजा, सिराज नहीं, सुजाउद्दौला, ठीक है। सो इन तीनों ने खेला बैटल ऑफ बक्सर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसमें ये हार गए। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिशर्स ने इनको भी डिफीट कर दिया गया था और मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को फिर से नवाब बंगाल बैठा दिया गया था। सो ये थी दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ये 3 एम्परर्स बंगाल का, मुगल और अवध, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को हराने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें हारना पड़ा।
क्वेश्चन है कि कौन था बैटल रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? तो ये था शाह आलम टू। शाह आलम टू ये रूलर थे दिल्ली के एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। राइट, चले आगे। ओके, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बैटल है जो कनेक्टेड है ब्लू वाटर पॉलिसी से। सॉरी, इनमें से कौन है जो कनेक्टेड है ब्लू वाटर पॉलिसी से? दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी से क्या समझ आता है आपको? ब्लू वाटर मतलब ओशन, पानी। मतलब ये पॉलिसी होगी कि बिलीव होगा इनमें से किसी एक का कि वो कहता होगा कि जिसने पानी पर काबू किया उसने पूरे जहां पे रूल किया। ब्लू वाटर पॉलिसी यही हो सकती है ना, कि पानी जिसका रंग ब्लू है, पानी मतलब ओशंस, राइट। तो जिसने इस नेव मतलब ये ओशन वाले एरिया को कवर कर लिया ना, उसने समझ लो कि रूल, प्रॉपर रूल कर लिया। सो कौन इनमें से एसोसिएटेड है ब्लू वाटर पॉलिसी से? इज इट डी अल्माइडा, रॉबर्ट क्लाइव? रॉबर्ट क्लाइव तो आपका आ गया ना बैटल ऑफ प्लासी का, तो इसको तो हटा दो, ये ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्टेड नहीं है। डुप्लेक्स भी कनेक्टेड नहीं है। अल्बू कुरकुरकुर, कुछ भी कह लो यार, अल्बू वैसे तो ऐसे कहते हैं अल्बू क्यूरक्यू, बट जैसा मर्जी बोल दो, कुरकुरे बोल दो, अरबू कुरकुरे। सो ये भी कनेक्टेड नहीं है ब्लू वाटर पॉलिसी से। सो इनमें से जो एसोसिएटेड है इस पॉलिसी से, जिन्होंने इस पॉलिसी को एडवोकेट किया, लाया, वो थे हमारे डी अल्माइडा। आप पूछेंगे कि डी अल्माइडा क्या कौन था? सो ये था आपका पुर्तगीज पहला जर्नल, पुर्तगीज जर्नल। ठीक है, तो पहला जो था वो था आपका डी अल्माइडा, और जो आपका सेकंड पुर्तगीज जर्नल था ना, वो ये कुरकुरे था। सेकंड पुर्तगीज जर्नल जो आपका ये था, जिसने गोवा को अपनी कैपिटल बनाई थी, वो ये आपका अल्बू कुरकुरे था। ठीक है, समझ आई? चलो नेक्स्ट पर। ओके, ये बोल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सबको प्लेस करो। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन तीसरा आया, कौन चौथा आया, ऐसे। तो पहले कौन है? आपको क्या लगता है कि पहले इनमें से कौन आया? तुलसीदास, राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तुलसीदास आते हैं सबसे पहले 16वीं शताब्दी में दोस्तों। ठीक है जी। राजा राममोहन रॉय आते हैं आपके 17th सेंचुरी में दोस्तों। उसके बाद दयानंद सरस्वती आते हैं आपके 18th वाले। ठीक है, मतलब उसके बाद ही आते हैं, राजा राममोहन रॉय के बाद ही आते हैं ये। और लास्ट में आते हैं आपके स्वामी विवेकानंदा। तो अगर आपको ये ऑर्डर ऐसे दिया है तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे कैसे प्लेस करेंगे? राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? 1, 2, 4 और 3। ठीक है, सबसे पहले आए तुलसीदास, उसके बाद आए राजा राममोहन रॉय, फिर आए स्वामी दयानंद सरस्वती, और लास्ट में आए स्वामी विवेकानंद। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर ही क्वेश्चन छोड़ दें, हम थोड़ा थोड़ा तो जानेंगे, इसके निचोड़ तो निकालेंगे। तो बात आती है तुलसीदास की। तुलसीदास का जब नाम आता है तो क्या याद आता है? इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रामचरितमानस। अकबर के टाइम पर यह किताब लिखी गई है। सो तुलसीदास वो थे, ठीक है, 16वीं शताब्दी के। फिर बात आती है राजा राममोहन रॉय की। इन्हें टाइटल दिया गया था राजा अकबर टू ने, अकबर 1 नहीं, अकबर 2 ने इन्हें टाइटल दिया था, राजा का टाइटल मिला था इन्हें। राममोहन रॉय को ना फादर मॉडर्न इंडिया मैन, सॉरी मॉडर्न मैन भी, मॉडर्न मैन या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। सो ये जो अल्फाज है ना, ये कौन इस्तेमाल किया था, किसने इस्तेमाल किया था? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल हुआ है। इनफैक्ट इन्हें फादर ऑफ इंडिया रिनेंसा माने रीबर्थ, राइट, वो भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन रिनेंसा के लिए भी ये मशहूर है। राजा राममोहन रॉय को वो भी कहा जाता है। राजा राममोहन रॉय ने वो थे जिन्होंने सती, एक सबसे बड़ा एक ब्लॉट था, एक दाग था इंडियन सोसाइटी के ऊपर, जहां पे औरतों को अपने हस्बैंड्स के साथ एक तो चाइल्ड मैरिज करते थे, छोटी छोटी लड़कियों को, बूढ़े बूढ़े आदमियों की जब वो मौत हो जाती थी उनको जला दिया जाता था। उसी पायर पे जहां पे हस्बैंड को, मतलब वो मरा हुआ हस्बैंड लिटाया जाता था, उस पर एक जिंदा औरत जो उसकी घर वाली थी उसको उसके साथ जलाया जाता था। इस सती प्रथा को
एबॉलिश किया, या एबॉलिश तो इसको अंग्रेजों ने, बेंटिक ने किया था, पर इन्होंने पूरा बहुत योगदान दिया था इन दैट एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। ब्रह्मो समाज के ये फाउंडर थे, ठीक है। विडो रीमैरिज में ये बिलीव करते थे। क्लियर है? ये राजा राम मोहन रॉय थे। दयानंद सरस्वती के पास जाऊं या इनको याद करूं तो ये तो वही थे जिन्होंने यही पुकार लगाई, गो बैक टू द वेदास, राइट। ये भी ही वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल रिफॉर्मर। फिर बात आती है स्वामी विवेकानंदा की, तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन स्टार्ट किया था अपने गुरु के नाम पर, जिनका नाम था परमहंस। उन्हीं के नाम पर इन्होंने, विवेकानंदा ने स्टार्ट किया था। और विवेकानंदा से ये फिर भी ये याद आता है कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो सेलिब्रेट करता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को। सो क्लियर है? चले आगे। अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन किसे फादर ऑफ इंडियन रिनेसां कहा जाता है दोस्तों? सो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, स्वामी विवेकानंदा है, राजा राम मोहन रॉय है, दयानंद सरस्वती है, या रविंद्रनाथ टैगोर है। हमने जैसे कि थोड़ी देर पहले बात की कि किसे फादर ऑफ इंडियन रिनेसां, रिनेसां का मतलब होता है, रिनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। सो पुनर्जन्म। सो किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रिनेसां? दैट इज आर राजा राम मोहन रॉय। इन्हें टाइटल दिया गया राजा का बाय अकबर II ने। इन्होंने ब्रह्मो समाज फाउंड किया, इन्होंने एडवोकेट किया, ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट अगेंस्ट सती प्रथा। बहुत योगदान दिया इन्होंने एबॉलिश करने का सती प्रथा को। जो सती प्रथा एबॉलिश होती है बाय द बेंटिक, ठीक है। सो राजा राम मोहन रॉय, वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर, जिन्हें मॉडर्न मैन भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। सो ये है पिक्चर राजा राम मोहन रॉय की। सो कुछ ब्लर्ड सी है, मैं पढ़ देती हूँ। ही वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज एंड जिसने काफी रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया इन रिफॉर्मिंग एंड मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी। चलिए आगे। ओके, ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके पास, आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2 और 3। आपने बताना है ये जो लेडी है ना, इनमें से उनके रिगार्ड में कौन से सेंटेंस हैं जो करेक्ट है। तो बात हो रही है एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट आई थी आयरलैंड से, ये लेडी आई थी आयरलैंड से इंडिया में। एनी बेसेंट, अब सेंटेंस पहला क्या कहता है, क्या एनी बेसेंट रिस्पॉन्सिबल थी होम रूल मूवमेंट लाने में इंडिया में? हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे, पर अलग अलग होम रूल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। एनी बेसेंट ने भी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। सो ये रिस्पॉन्सिबल थी फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट। सो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा सेंटेंस कहता है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वो है एनी बेसेंट द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो दोस्तों, फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट नहीं थी। एनी बेसेंट एसोसिएटेड, जब ये सोसाइटी न्यूयॉर्क में एक्चुअली फाउंड हुई थी, ठीक है। न्यूयॉर्क में ये सोसाइटी जिसके बारे में बात हो रही है फाउंड हुई थी। इसे फाउंड किया था मैडम HP और ऑलकॉट ने, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट इस सोसाइटी, जब ये इंडिया में आई सोसाइटी, तो एनी बेसेंट इस सोसाइटी से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रही हैं, पर फाउंडर नहीं है इसकी, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस सेंटेंस को आप क्रॉस करेंगे, ये फॉल्स सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस, ये प्रेसिडेंट क्या बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? बिल्कुल हाँ, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी INC की, दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन 1917 में। ठीक है जी दोस्तों। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी बेसेंट? कि एनी बेसेंट, हाँ, शी वाज रिस्पॉन्सिबल होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, और ये प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी इन 1917। बट ये फाउंडर नहीं थी दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की, एसोसिएटेड थी, फाउंडर नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वदेशी मूवमेंट के रेफरेंस पे ये क्वेश्चन है। पहले तो बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट थी क्या दोस्तों? स्वदेशी मूवमेंट ये मूवमेंट थी जो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। कब हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल दोस्तों? 1905 में। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम का सीड बो करने के लिए, डालने के लिए सोसाइटी में बंगाल को अलग अलग कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। हाँ,
ईस्ट बंगाल जो मुस्लिम से डोमिनेटेड है, जो आज बांग्लादेश बना था, वेस्ट बंगाल जो हमारा इंडिया का पार्ट रहा, जो हिंदू कम्युनिटी से डोमिनेटेड। उन्होंने रीजन दिया पार्टीशन करवाने का कि बंगाल जी बहुत बड़ा है, इसे एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो इसे हम 2 में डिवाइड कर देंगे। मेन मकसद था उनको हिंदू मुस्लिम को अलग करना, उनके बीच में एक दूसरे के प्रति नफरत का, कह सकते हैं, सीड डालने का। स्वदेशी मूवमेंट इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट स्टार्ट करवा दी गई थी। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब था अंग्रेजों के जितने भी गुड्स है उसे कंज्यूम नहीं करेंगे इंडियंस, और उनकी शॉप्स को और उनके गुड्स को जला देंगे। इंडिया जो इंडियंस हैं वो यूज करेंगे हमारे इंडिजिनस प्रोड्यूस्ड क्लॉथ्स, जैसे चरखा, खादी वगैरह एंड ऑल दैट। ठीक है, तो दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट। अब आप बताएंगे इनमें से जो ये 2 सेंटेंसेस है ना दोस्तों, क्या ये करेक्ट है स्वदेशी मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में? पहला सेंटेंस कहता है कि स्वदेशी मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। समझने की कोशिश करो, स्वदेशी मूवमेंट जो आया इन रिगार्ड ऑफ 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या इसने कंट्रीब्यूट किया कि वापस से जो इंडियन क्राफ्टमैन थे, जैसे इंडियन खादी थी, इंडियन कॉटन था, हमारा चरखा था, क्या इसने इन सब चीजों को, क्राफ्टमैन को, हमारे इंडिया के जो यहाँ के ही लोकल थे, क्या उसको प्रमोट कंट्रीब्यूट किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। ठीक है, बिल्कुल किया। सेकंड कहता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन क्या स्टैब्लिश हुई एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? बिल्कुल हाँ। ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है इन रिगार्ड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट होती है दोस्तों 1905 इन रिस्पॉन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, हाँ, इसने कंट्रीब्यूट किया प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस, यहाँ के लोकल क्राफ्टमैन इंडस्ट्रीज का, और हाँ, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन थी वो भी स्टैब्लिश हुई थी एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है इनमें से कौन है जो कभी कंसर्न नहीं था हमारी आईएनसी से? वॉज इट हकीम अजमल खान? ये बिल्कुल पार्ट रहे हैं आईएनसी के, ये इनफैक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के, सीआर दास के बारे में। बाद फिरोज शाह मेहता बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही है आईएनसी की। खान अब्दुल गफर खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, तो ये बहुत एसोसिएटेड थे आईएनसी से। एक इंसान था जो कभी भी कंसर्न नहीं था इस कांग्रेस से, नेशनल कांग्रेस से एसोसिएटेड नहीं था, वो था हमारा सर सैयद अहमद। इनकी लॉयल्टी थी टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स ओनली। ठीक है, ये लॉयल थे ब्रिटिशर्स से, इनका कोई भी एसोसिएशन, इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है इन रिगार्ड ऑफ आईएनसी। नेक्स्ट, in which of the following sessions, ओके, ये तो पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा लगाया, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किस सेशन में इन्होंने ये नारा लगाया था? Which of the following sessions of INC बाल गंगाधर तिलक एक्सप्रेस स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक का, ये किस सेशन में इन्होंने लगाया? ये इन्होंने किस सेशन में लगाया दोस्तों? लखनऊ सेशन 1916, और इसी टाइम पर लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस था लखनऊ पैक्ट का? जो आईएनसी के 2 प्रमुख शाखाएं थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। मॉडरेट्स बिलीव नहीं करते थे नॉन वायलेंस पर, एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते थे कि कोई भी वे फाइंड करो पर आजादी मिलनी चाहिए। तो ये जो शाखाएं थी लखनऊ पैक्ट में मिल गई, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हुई। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को इकट्ठे किसने मिलाया? एनी बेसेंट ने। और हिंदू मुस्लिम को इकट्ठे लाने के लिए लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये किसने इसमें योगदान दिया? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कई बार ऑन एंड ऑफ रहे हैं, कभी ये आईएनसी के पार्ट रहे हैं, कभी ये मुस्लिम लीग के पार्ट रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जब आवाज लगाई कि स्वराज मतलब स्वयं का राज, हमारा खुद का राज, ये मेरा राइट है, बर्थ राइट है, और मैं ये पाकर रहूंगा, ये नारा लगाया गया था लखनऊ सेशन 1916 में। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्ड पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से इनको हमने एनालाइज करना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये पूछता है सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन थी जो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनी थी? नहीं यार, अभी तो पढ़कर आए हम, इसे फॉल्स कर दोगे। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन जरूर थी जो प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की,
पर एनी बेसेंट थी जो पहली औरत थी जो प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। पढ़ाया, आगे बढ़ू। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि सीआर दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शनड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जब प्रेसिडेंट बने थे ना, मतलब बने थे, इनका चुनाव हो चुका था, तब ये जेल में जा चुके थे। इनके बाद ही वो आ जाते हैं हमारे ये वाले हकीम अजमल खान, इन्होंने प्रिसाइड किया था। ठीक है, सो दिस इज बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट सेज, द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द फर्स्ट ब्रिटिशर जो प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के, क्या वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे? तो मैं बता दूं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडर थे, जिन्होंने फाउंड किया था आईएनसी को 1885 में। ये पहले प्रेसिडेंट नहीं थे। पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो आईएनसी के बने वो थे जॉर्ज ह्यूल। ठीक है जी, तो एलन ऑक्टेवियन एओ ह्यूम आपके फाउंडर थे आईएनसी के, जिन्होंने फाउंड किया आईएनसी को 1885 में। एल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1894। बिल्कुल ठीक, ये भी करेक्ट है। सो इतने इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ ओनली। सो ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, कौन से लीडर थे जिन्होंने आवाज पहला वर्ड इस्तेमाल किया स्वराज? तो इसकी स्टोरी जो बैकग्राउंड में है, स्वराज को कॉइन किया था, इस वर्ड को बनाया था दयानंद सरस्वती ने। पहली बार इसे इस्तेमाल किया था कैलकाटा सेशन 1906 दादा भाई नेहरू ने, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसने ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ लिखी थी। दादा भाई नेहरू ने पहली बार स्वराज का इस्तेमाल किया। उसके बाद स्वराज का जब पुकार मांगी गई तो बाल गंगाधर तिलक ने मांगी 1960 लखनऊ में, जब कहा कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, मेरा हक है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। ये नारा लगा स्वराज के बारे में 1916 में। उसके बाद स्वराज पार्टी बनाई गई सीआर दास ने, ठीक है, वो भी बनाई। और लास्ट में 1939 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई। तो ये स्वराज की कहानी थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहला लीडर, इनमें से जो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, कौन सा पहला लीडर था जिसने स्वराज की डिमांड बोला, वर्ड इस्तेमाल किया, वो आपका था बाल गंगाधर तिलक। इनमें से करेक्ट ऑप्शन भी आएगा बाल गंगाधर तिलक। चलो, सो दिस इज ऑल जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे रिगार्डिंग द मॉडर्न इंडिया। ये कुछ ही एमसीक्यूज थे। सो हमने इनके बैकग्राउंड की स्टोरी भी डिस्कस की, कुछ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों के लिए ये सेशन यूजफुल होगा एग्जामिनेशन के लिए। एंड जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय।